हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग जर्नी। तो आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ब्रिज और उसके आगे की कुछ और टॉपिक्स। कल तक हमने देखा था कि ब्रिज क्या होता है, उससे पहले वो देख चुके थे, हब देख चुके थे, रिपीटर देख चुके थे। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं पहले सबसे टाइप्स ब्रिज के। सबसे पहले एक बात आती है कि ब्रिज को पता कैसे चलता है कि वो कौन से कंप्यूटर पे उसको डेटा भेजना है, वो किस साइड कनेक्टेड है। हमने कल देखा था कि ब्रिज एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, बट क्यों है वो। अब उसको ऐसे पता चलता है कि PC1 लेफ्ट में है और PC5 राइट में है, तो वो फॉरवर्ड कैसे करेगा। इसका आंसर हम कल देख चुके, क्योंकि मैक एड्रेस टेबल मेंटेन होती है। अब सवाल ये है कि ये टेबल कैसे बनती है, और इस टेबल के बेसिस पर ब्रिज दो टाइप्स का होता है। एक होता है स्टैटिक ब्रिज, एक होता है डायनेमिक ब्रिज। डायनेमिक को हम ट्रांसपेरेंट भी कह देते हैं। बात करते हैं स्टैटिक ब्रिज की। तो सोचो तुम एक स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड हो। प्रिंसिपल ने तुम्हें एक नोटबुक दी, उसमें पहले से लिखा हुआ है कि स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2 क्लास ए के बच्चे हैं, स्टूडेंट 3 स्टूडेंट 4 क्लास बी के बच्चे हैं। अब स्टूडेंट 1 आएगा, तुम नोटबुक देखोगे और उसको क्लास ए में भेज दोगे। तुम खुद कुछ नहीं सीख रहे, सिर्फ नोटबुक फॉलो कर रहे हो। एग्जैक्टली यही स्टैटिक ब्रिज होता है। ठीक है, स्टैटिक ब्रिज में मैक एड्रेस टेबल मैनुअली बनाई जाती है, यानी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर खुद बनाता है इसको। ये मैक एड्रेस इस पोर्ट पर है, फिर ब्रिज उसी इंफॉर्मेशन पर, उसी का यूज़ करके उसी पर पोर्ट पर जो भी है एड्रेस है उस पर चला जाता है, डेटा को भेज देता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है इसमें। अब सोचो स्टूडेंट 1 को क्लास ए से क्लास सी में शिफ्ट कर दिया, लेकिन नोटबुक अपडेट नहीं हुई। अब गार्ड क्या करेगा, जैसे स्टूडेंट 1 को गलत क्लास में भेजेगा, नेटवर्क में भी सेम होता है। अगर किसी कंप्यूटर को दूसरा पोर्ट चाहिए, उस दूसरे पोर्ट से कनेक्ट करना है, तो एडमिनिस्ट्रेटर को टेबल मैनुअली अपडेट करनी पड़ेगी, और इसी वजह से स्टैटिक ब्रिज प्रैक्टिकली लाइफ में ऑलमोस्ट यूज़ नहीं होता। ठीक है, कितनी चीज़ों को तुम मैनुअली सेट करने बैठोगे। इसका फ़ायदा बस इतना है कि ये सिंपल है, छोटे नेटवर्क में चल सकता है, ऑटोमेटिक लर्निंग की ज़रूरत नहीं है। और डिसएडवांटेज इसकी ये कि मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन है भाई, खुद से करना पड़ता है, तो हो सकता है कुछ रह जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज़्यादा, इंसान बैठ के लिखने बैठे, ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी है। वही बात आ गई, लार्ज नेटवर्क में इम्पॉसिबल है। अब मान लो कोई स्कूल है 1000 बच्चों का, हर बच्चों का लिस्ट थोड़ी देखने बैठेगा, वो कैसे ढूंढेगा रजिस्टर में नाम। अब आते हैं डायनेमिक ब्रिज पे। अब इंजीनियर्स ने सोचा कि हर बार इंजीनियर टेबल अपडेट करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उन्हें ब्रिज को इंटेलिजेंट बनाना पड़ेगा। अब ब्रिज खुद सीखने लग गया, इसी को बोलते हैं डायनेमिक ब्रिज। वापस स्कूल वाले गार्ड पे आते हैं। इस बार प्रिंसिपल ने नोटबुक ही नहीं दी उसको, तो गार्ड ने सोचा मैं खुद ऑब्जर्व करूँगा। अब स्टूडेंट 1 रोज़ क्लास ए जाता है, गार्ड ए ने लिख लिया कि स्टूडेंट 1 क्लास ए में जाता है, स्टूडेंट 3 क्लास बी में जाता है। गार्ड ने लिख लिया हाँ स्टूडेंट 3 डेली क्लास बी में जाता है। एक हफ्ते के बाद उसके पास पूरी लिस्ट बन गई। अब उसी लिस्ट से किसी से पूछने नहीं पड़ता उसको। ठीक है, उस लिस्ट से देखता है और भेज देता, मतलब जाने देता है। यही होती है डायनामिक लर्निंग। ब्रिज भी एग्जैक्टली ऐसा ही करता है। डायनामिक ब्रिज ऑटोमेटिकली मैक एड्रेस टेबल बनाता है और अपडेट करता है, अपने आप बनाता है और अपडेट करता है, किसी एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत नहीं है उसे। मैक लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, अब देखते हैं कि ब्रिज सीखता कैसे है। सपोज करो कि नेटवर्क है, PC1 है, बीच में ब्रिज है, फिर आगे PC2 और PC3 है। इनिशियली ब्रिज की टेबल क्या होगी, फिलहाल के लिए एम्प्टी होगी, क्योंकि सिर्फ नेटवर्क है, कौन कहाँ जा रही तो पता ही नहीं। स्टेप 1, PC1 ब्रिज को फ्रेम भेजता है कि फ्रेम के अंदर होता है, क्या क्या होता है फ्रेम के अंदर, सोर्स मैक एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है, गया कहाँ से है, जाना कहाँ पे है। तो ब्रिज सबसे पहले सोर्स मैक एड्रेस को पकड़ता है। सपोज सोर्स मैक एड्रेस कोई भी है, XYZ मान लो। ब्रिज सोचेगा अच्छा XYZ पोर्ट 1 पर कनेक्टेड है, और टेबल में लिख लेगा पोर्ट 1। फिर स्टेप 2 क्या करेगा, अब PC2 फ्रेम भेजेगा, तो उसका सोर्स एड्रेस है मान लो AAA, तो ब्रिज फील कर लेगा कि भाई पोर्ट 2 का जो है मैक एड्रेस है वो AAA है। फिर स्टेप 3 की बारी आई। स्टेप 3 पे क्या करेगा, PC3 था हमारे पास, फ्रेम भेजता है PC3 भी, ब्रिज लिख लेगा कि इसका भाई CCC पोर्ट 3 है मैक एड्रेस, ये है सोर्स मैक एड्रेस। अब ब्रिज ने पूरा नेटवर्क ऑटोमेटिकली सीख लिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं लर्निंग प्रोसेस, और इसी वजह से डायनामिक ब्रिज को कभी कभी लर्निंग ब्रिज भी बोला जाता है। अननोन डेस्टिनेशन क्या है, अब ये एक इंटरेस्टिंग केस है कि सपोज करो टेबल में सिर्फ AA पोर्ट 1 है, BB पोर्ट 2 है, लेकिन डेस्टिनेशन आया ही नहीं। अब ZZ ब्रिज ने कभी ZZ देखा ही नहीं, वो एक डेस्टिनेशन एड्रेस मान लो मेरे को वहाँ पे भेजना है ZZ, लेकिन उसने कभी देखा ही नहीं। अब क्या करे, गैस करे, नहीं, ब्रिज एक काम करता है, वो फ्रेम को सब पोर्ट्स पर भेज देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लडिंग।
ये टेम्परेरी होता है। जैसे जेड जेड रिप्लाई करेगा जहाँ पे मतलब वो सबको भेज देगा, तो जो जेड जेड होगा वो रिप्लाई कर देगा, क्योंकि बाकी क्यों करेंगे, उनके पास तो मैसेज भेजा ही नहीं था, मतलब भेजा था बट उनके लिए नहीं था। ब्रिज उसका मैक एड्रेस भी सीख लेगा, फिर वो उसका डेस्टिनेशन भी पकड़ लेगा, फिर अगली बार वो डायरेक्ट उसको भेज देगा, फिर वो सबको नहीं भेजेगा। समझ रहे हो ये चीज़, फ्लडिंग क्या चीज़ होती है, किस में होती है, क्यों होती है। नेक्स्ट इज़ एजिंग। अब मान लो कि एक कंप्यूटर परमानेंटली रिमूव कर दिया मैंने, क्या ब्रिज उसका मैक लाइफ टाइम तक याद रखेगा? बिल्कुल भी नहीं रखेगा। ब्रिज के अंदर एक टाइमर होता है, अगर कोई मैक एड्रेस काफ़ी टाइम तक एक्टिव नहीं होता तो ब्रिज उस एंट्री को डिलीट कर देता है, और इस डिलीटिंग के प्रोसेस को कि भाई एक टाइम के बाद वो अपने आप को फ्रेश कर लेता है, फ्रेश टेबल बनाना है, उसको कह देते हैं एजिंग। नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास ट्रांसपेरेंट ब्रिज। ये वैसे डायनामिक ब्रिज के मतलब डायनामिक ब्रिज को ही कह देते हैं, पर ये नाम क्यों दिया हमने? सोचो स्कूल में वो ही गार्ड था, लेकिन स्टूडेंट को पता ही नहीं कि गार्ड एग्जिस्ट करता है। वो नॉर्मली क्लास में जा रहे हैं, गार्ड साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है उनको, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। नेटवर्क में भी ट्रांसपेरेंट ब्रिज साइलेंटली बैकग्राउंड में मैक एड्रेस टेबल अपडेट करता रहता है, उसे सीखता रहता है, कंप्यूटर को पता भी नहीं चलता, और इसी वजह से इसका नाम ट्रांसपेरेंट ब्रिज पड़ा। दोनों में एक बार छोटा सा डिफरेंशिएशन देख लेते हैं कि स्टैटिक में टेबल मैनुअली खुद बनानी पड़ती है, डायनामिक में ऑटोमेटिकली बन जाती है। स्टैटिक में एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत होती है, डायनामिक में नहीं होती है। स्टैटिक ह्यूमन एरर हो सकते हैं, उसमें नहीं हो सकते, उसमें बहुत कम हो सकते हैं। स्टैटिक में लार्ज नेटवर्क के लिए सूटेबल है, डायनामिक में लार्ज नेटवर्क के लिए बेस्ट है। मैंने कहा क्या स्टैटिक में सूटेबल नहीं है? वाह बेटा वाह। स्टैटिक में रेयरली यूज़ होता है और डायनामिक में मोस्टली इसी कंसेप्ट का यूज़ होता है। मेरे कहने का मतलब ये था कि स्टैटिक बहुत रेयर यूज़ होता है, डायनामिक बहुत मतलब मोस्टली यही कंसेप्ट यूज़ होता है, यानी कि डायनामिक ब्रिज वाला ही कंसेप्ट यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट द टॉपिक वी आर स्विचिंग टू इज़ स्विच। अब हमने क्या क्या चीज़ें देख ली, रिपीटर्स, अब ब्रिज, केबल्स तक देख ली। अब ब्रिज इतना इंटेलिजेंट था तो फिर स्विच की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो समझना, सोचो एक कंपनी में 200 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। इनिशियली सब एक ही हॉल में बैठे थे, बीच में हब लगा हुआ था। जो भी एम्प्लॉय किसी को कुछ बोलता पूरा हॉल सुन लेता, बहुत नॉइस होता। फिर कंपनी ने ब्रिज लगाया, हॉल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नॉइस कम हुआ, लेकिन अब भी हर रूम में 100 लोग बैठे थे। ठीक है, ट्रैफिक अब भी बहुत था। इंजीनियर्स ने सोचा हर एम्प्लॉय को अपना अलग कम्युनिकेशन पाथ दे देते हैं, और इसी आइडिया से क्या बना? स्विच। Basically, it is an intelligent layer 2 networking device that connects multiple devices in a LAN and forwards frames only to the destination port using the MAC address table. ठीक है, अब इसी डेफिनेशन को समझते हैं। देखो हब क्या था, क्या करता था? वो सबको भेज देता था, एक पीसी को जिसको हमने कहा ये भेजना है वो सबको ही भेज देता था। स्विच क्या करेगा? बाकी किसी को नहीं भेजेगा, सिर्फ जिसको भेजना है उसी को भेजेगा, और इसी वजह से स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस बोलते हैं। और ये OSI लेयर, डेटा लिंक लेयर में आता है। ठीक है, ये मैक एड्रेस के बेसिस पर डिसीजन लेता है, इसलिए लेयर 2 डिवाइस कहलाता है। हमें पता है ना लेयर 2 में मैक एड्रेस होता है। डेटा यूनिट इसकी फ्रेम होती है, स्विच फ्रेम्स को रिसीव करता है। मैक एड्रेस की बात करूँ तो स्विच का पूरा गेम ही मैक एड्रेस पर डिपेंड करता है। हर कंप्यूटर का यूनिक मैक एड्रेस होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। और स्विच इन सब को याद रखता है, किसका कौन मैक एड्रेस है। स्विच के अंदर भी एक मैक एड्रेस टेबल होती है जिसको वो मेंटेन करके रखता है। ओके, और इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हमने बोला कि भाई ये हमारा सोर्स मैक एड्रेस है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, तो सीधा उसके पोर्ट पे, डेस्टिनेशन के पोर्ट पे भेज देगा फ्रेम्स को। इसका लर्निंग प्रोसेस क्या होता है? स्विच को ये टेबल कैसे पता चलती है? एग्जैक्टली ब्रिज की तरह। स्विच सोर्स मैक एड्रेस देखकर लर्निंग करता है कि PC1 से फ्रेम भेजता है, स्विच देखता है, फिर सोर्स देखता है, अच्छा ये पोर्ट 1 पर है, टेबल में स्टोर करो, फिर ऐसे PC2 के लिए, अच्छा ये इसमें स्टोर है, फिर उसको स्टोर करो। धीरे धीरे पूरा नेटवर्क याद हो जाता है। फिर इसमें आती है फॉरवर्डिंग। अब मान लो कि PC1 को PC3 को डेटा भेजना है, स्विच देखेगा कि डेस्टिनेशन टेबल में है तो वो मिल गई, तो वो PC1 से जो PC3 को भेजना था वो सीधा PC3 पे भेज देगा, और इसी प्रोसेस को फॉरवर्डिंग कहते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं। दूसरा इसमें होती है फ़िल्टरिंग। इसका मतलब क्या हुआ? अननेसेसरी पोर्ट्स पर फ्रेम नहीं भेजेगा ये क्या करेगा? अगर मेरे को PC1 से PC4 पे डेटा भेजना है तो ये सिर्फ PC4 को भेजेगा, बाकी सबको इग्नोर करेगा, और इसी को फ़िल्टरिंग कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लडिंग की बात करूँ तो अब मान लो कि डेस्टिनेशन मैक टेबल में ही नहीं है। ओके, स्विच क्या करेगा? गैस करेगा? ये भी गैस नहीं करेगा, क्योंकि वो भी नहीं करता था हमारा ब्रिज।
वो फ्रेम्स को सब पोर्ट्स पर भेज देगा, इसी को बोलते हैं फ्लडिंग। लेकिन ये सिर्फ पहली बार होता है, जैसे ही डेस्टिनेशन रिप्लाई कर देगी स्विच उसका मैक एड्रेस भी सीख लेगा और अगली बार डायरेक्ट भेज देगा। ये वाला थोड़ा ब्रिज की तरह होता है। नेक्स्ट इज कोलिजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हब में क्या था, सब एक ही कोलिजन डोमेन में थे, इसलिए कोलिजन बहुत ज़्यादा होता था। स्विच में क्या होता है, हर पोर्ट का अपना अलग कोलिजन डोमेन होता है, इसीलिए इसके अंदर कोलिजन नहीं होता। ओके, वन पोर्ट वन कोलिजन डोमेन, इस वजह से स्विच में कोलिजन ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाता है। ओके, और उसमें क्या होता था, ऑल पोर्ट्स वन कोलिजन डोमेन। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट इज ब्रॉडकास्ट डोमेन। क्या स्विच ब्रॉडकास्ट को रोकता है? बिल्कुल भी नहीं रोकता। अगर ब्रॉडकास्ट फ्रेम आया तो स्विच उसको सब पोर्ट्स पर भेजेगा, इसलिए नॉर्मल लेयर 2 स्विच ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड नहीं करता, ब्रॉडकास्ट डोमेन को राउटर डिवाइड करता है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, एक बार हम फुल डुप्लेक्स की बात करते हैं। देखो हब जो था ना वो हाफ डुप्लेक्स था, मतलब एक टाइम पे सिर्फ आप एक साइड से सेंड कर सकते हो, या तो सेंड कर सकते हो या रिसीव कर सकते हो, दोनों नहीं कर सकते हो। स्विच फुल डुप्लेक्स है, मतलब सेम टाइम पे आप सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो। इससे परफॉर्मेंस जो है ना बहुत इंप्रूव हो जाती है। स्विच और ब्रिज में डिफरेंस देखना, ये कॉमन डाउट आता है क्योंकि हमने अभी देखा भाई काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, तो फ़र्क क्या रह गया। अगर ब्रिज भी मैक एड्रेस यूज़ कर, देखो अगर ब्रिज भी मैक एड्रेस यूज़ करता था और स्विच भी मैक एड्रेस यूज़ कर रहा है, तो डिफरेंस क्या हुआ, सिंपल। ब्रिज में नॉर्मली 2 या 4 पोर्ट्स और स्विच में 8, 16, 24, 48, 96, इससे भी ज़्यादा पोर्ट्स यूज़ कर सकते हैं। ब्रिज एक सॉफ्टवेयर बेस्ड है और वहीं स्विच एक हार्डवेयर बेस्ड डिवाइस है। फ़ायदा क्या, ये इंटेलिजेंट डिवाइस है, देख गए। मैक एड्रेस बेस्ड फॉरवर्डिंग, ये भी देख लिया। फिल्टरिंग होती है, बिल्कुल देख लिया। हर पोर्ट अलग कोलिजन डोमेन होता है, वी ऑल्सो हैव सीन दिस। पता नहीं अंग्रेजी सही बोली या नहीं। हाई स्पीड है इसकी, बिल्कुल। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन करता है, अभी देखा। बेटर सिक्योरिटी देन हब, ये याद रखना पड़ेगा। बेटर परफॉर्मेंस भी देता है ये। कुछ कमियां देखो हर चीज़ में होती हैं, तो इसमें भी कुछ कमियां हैं। दैट इज़ ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड नहीं करता, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता है। लार्ज नेटवर्क में राउटर की ज़रूरत पड़ती है, इसको अकेले नहीं चल सकता ये। तो अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। अब राउटर का नाम ले ही लिया है तो केबल देख चुके, रिपीटर देख चुके, हब देख चुके, ब्रिज देख चुके, स्विच देख चुके। अब क्वेश्चन है कि अगर स्विच इतना इंटेलिजेंट है तो फिर राउटर की क्यों ज़रूरत पड़ी, है ना। ये कंप्यूटर नेटवर्किंग का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर राउटर समझ आ गया तो इंटरनेट का आधा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहानी सुनते हैं अब हम। सोचो कि तुम दिल्ली में रहते हो, तुम्हारे दोस्त मुंबई में रहते हैं, तुम उसको एक पार्सल भेजना चाहते हो। क्या तुम्हारी सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड पार्सल मुंबई पहुंचा देगा? बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएगा। तुम्हारा कोई पर्सनल असिस्टेंट है, वो सिर्फ सोसाइटी के अंदर काम करता है। सोसाइटी के बाहर जाने के लिए कुरियर कंपनी चाहिए। नेटवर्क में भी एग्जैक्टली यही होता है। स्विच सिर्फ एक लैन के अंदर कम्युनिकेशन करा सकता है, लेकिन एक लैन से दूसरी लैन के बीच में, या फिर मैं कहूँ एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच में अगर कम्युनिकेशन करानी है तो वो काम करवाता है राउटर। समझे? अभी तक जो हमने डिवाइसेस पढ़े वो सब लैन के ऊपर बेस्ड थे, एक ही लैन के ऊपर। अब एक लैन से दूसरी लैन के लिए जाना तो राउटर चाहिए। इट इज़ अ लेयर 3। अभी तक हम जो डिवाइसेस पढ़ रहे थे वो लेयर 2 डिवाइस था, या फिर फिजिकल लेयर वाला था। डेटा लिंक लेयर 2 होती है, फिजिकल लेयर 1 होती है। अब राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर डिवाइस है, विच इज़ अ लेयर 3 ऑफ OSI मॉडल। और ये कनेक्ट करता है डिफरेंट नेटवर्क्स को और फॉरवर्ड करता है पैकेट्स को यूजिंग देयर IP एड्रेस एंड द राउटिंग टेबल। अभी तक हम क्या कर रहे थे, यूजिंग देयर मैक एड्रेस एंड द मैक एड्रेस टेबल। नाउ वी विल यूज द IP एड्रेस एंड द राउटिंग टेबल। तोड़ते हैं इसकी डेफिनेशन को। मैंने बोला कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स, ये राउटर की सबसे बड़ा काम है। मान लो ऑफिस की लैन है, बीच में राउटर लगा हुआ है, फिर इंटरनेट है, फिर राउटर लगा हुआ है, फिर कॉलेज की लैन है, तो स्विच सिर्फ ऑफिस के अंदर काम करेगा, लेकिन राउटर ऑफिस को इंटरनेट से कनेक्ट करेगा और फिर जो कॉलेज लैन है उसको भी इंटरनेट से राउटर बीच में कनेक्ट करेगा। दोनों के बीच में राउटर लगे हुए हैं ना, एक समझ रहे हो। इंटरनेट और ऑफिस लैन के बीच में एक राउटर है जो इंटरनेट से आपको कनेक्ट करवा रहा है। स्विच सिर्फ ऑफिस के अंदर ही काम कर सकता है। तुम्हारे घर का वाईफाई रूटर है मान लो, उसके पीछे क्या कनेक्टेड होता है, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, टैबलेट, ये सब तुम्हारे होम नेटवर्क्स में आते हैं। अब तुम गूगल ओपन करते हो, गूगल तुम्हारे घर में तो है नहीं, वो दुनिया के किसी और कंट्री में किसी और कंट्री के सर्वर पे है। तुम्हारा होम नेटवर्क जो है उसको गूगल के नेटवर्क से कौन कनेक्ट कराता है? कौन कराता है? स्विच तो कराता नहीं, वो तो लैन है, वो तो बाहर जा ही नहीं सकता, तो राउटर कराता है भाई। इसी वजह से घर में डिवाइस लगा होता है उसको राउटर बोलते हैं, समझे। OSI लेयर की बात करें तो नेटवर्क
लेयर 3 होती है इसकी, ठीक है, इस पर काम करता है। यहाँ डेटा फ्रेम्स में नहीं होता, पहले डेटा लिंक पे फ्रेम्स में होता था, इसमें पैकेट्स में बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट इज एड्रेस कौन सा यूज़ होता है इसमें? हब एड्रेस यूज़ ही नहीं करता था, ब्रिज मैक एड्रेस यूज़ करता था, स्विच भी मैक यूज़ करता था। अब राउटर जो है आईपी यूज़ करता है, अभी अभी देखा हमने। अब फ़र्क बताना मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस के बीच में। सोच लो कि तुम एक अपार्टमेंट में रहते हो, अपार्टमेंट का एड्रेस है दिल्ली फ्लैट नंबर 301 और तुम्हारा नाम। अब कुरियर वाला पहले क्या देखेगा? तुम्हारा नाम? बिल्कुल भी नहीं, पहले एड्रेस देखेगा उसकी जाना कहाँ है। नेटवर्क में भी सेम यही होता है, ठीक है। मैक एड्रेस जो है वो फ्लैट नंबर जैसा होता है और आईपी एड्रेस जो है पूरे घर का एड्रेस होता है। राउटर को सिर्फ आईपी एड्रेस से मतलब होता है, क्योंकि घर का एड्रेस संभालने के लिए मैक एड्रेस बैठा है। राउटर की वर्किंग क्या है? अब मान लो PC1 है जिसका आईपी एड्रेस है, मैंने बोला कि XYZ, वैसे XYZ नहीं होता है, ओके। तो तुम्हारे PC का आईपी एड्रेस था XYZ। अब XYZ जो है उसको गूगल सर्वर को कोई पैकेट भेजना है, तो अब गूगल सर्वर के आईपी पे वो चला गया, ओके। तो PC1 पैकेट स्विच को भेजता है, स्विच राउटर को भेजता है। अब राउटर पैकेट रिसीव करेगा, सबसे पहले देखेगा डेस्टिनेशन आईपी क्या है, फिर राउटिंग टेबल चेक करेगा और डिसाइड करेगा कि पैकेट किस डायरेक्शन में भेजना है, और इसी प्रोसेस को राउटिंग बोला जाता है। राउटिंग टेबल की बात करूं तो राउटर को कैसे पता चलता है कि गूगल किस डायरेक्शन में है? ये राउटिंग टेबल से पता चलता है। राउटिंग टेबल को देखकर ही वो डिसीजन लेता है। उसमें वो जैसे वो मेंटेन करके चलता था अपना ब्रिज, ऐसे ही ये भी मेंटेन करके चलता है साथ के साथ, कि उसको पता चल जाता है यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। उसके अंदर सब होता है, नेटवर्क और उसका नेक्स्ट होप। फॉरवर्डिंग की बात करें तो राउटिंग और फॉरवर्डिंग सेम नहीं होती है। अब तुम तो ये सोचोगे ना कि भई एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, बाकी सब में फॉरवर्डिंग हुई थी, तो यहाँ पे भी तो फॉरवर्डिंग होगी। ये दोनों चीज़ें सेम नहीं होती हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है। डिफरेंस देखो, राउटिंग का मतलब क्या हुआ? बेस्ट पाथ डिसाइड करना। फॉरवर्डिंग का मतलब क्या हुआ? उस पाथ पर पैकेट भेजना। एग्जाम्पल, तुम गूगल मैप्स खोलो और मैप्स पहले रूट कैलकुलेट करता है, ये राउटिंग होती है। फिर तुम उस रोड पर गाड़ी चलाते हो, ये फॉरवर्डिंग होती है। राउटर भी पहले पाथ चूज़ करता है और फिर पैकेट भेजता है। बेसिकली इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। फिल्टरिंग की बात करते हैं तो राउटर फिल्टरिंग भी कर सकता है। मान लो कि कंपनी ने बोला एम्प्लॉय फेसबुक एक्सेस नहीं कर सकता, राउटर रूल बना देगा कि फेसबुक ब्लॉक। अब एम्प्लॉय पैकेट भेजेगा, राउटर पैकेट चेक करेगा और उसको ड्रॉप कर देगा। यही होती है फिल्टरिंग। कोलिजन डोमेन, हब सबसे बड़ा एक कोलिजन डोमेन था। ब्रिज में 2 कोलिजन डोमेन थे, उसमें एक ही कोलिजन डोमेन था जिसमें बहुत ज़्यादा कोलिजन होता था। ब्रिज में 2 कोलिजन डोमेन होते थे। वहीं स्विच के अंदर हर पोर्ट एक कोलिजन डोमेन होता था। समझ रहे हो? अभी अभी तो देख के आए हम। राउटर में क्या होता है? राउटर के हर इंटरफेस को अपना अलग अलग कोलिजन डोमेन होता है, और क्योंकि आज के राउटर स्विचेस के साथ फुल डुप्लेक्स लिंक्स पर काम करते हैं तो कोलिजन प्रैक्टिकली नहीं होती, ओके। वहीं बात करूँ ब्रॉडकास्ट डोमेन की, तो ब्रिज ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड करता है, स्विच ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड करता है, हब ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड करता है। क्या राउटर करेगा? ब्रॉडकास्ट को आगे नहीं भेजते राउटर के अंदर। सोचो एक स्कूल में प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करता है कल छुट्टी है। ये अनाउंसमेंट सिर्फ इसी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, दूसरे स्कूल को क्यों बताएंगे? मतलब इसी स्कूल के नहीं है, कह रही हूँ इसी के लिए है जिस स्कूल का वो प्रिंसिपल है, बाकियों को क्यों बताएंगे? तो राउटर भी एग्जैक्टली यही करता है, एक नेटवर्क की ब्रॉडकास्ट दूसरे नेटवर्क में नहीं भेजता। इसी वजह से राउटर जो है वो ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड करता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राउटर ब्रॉडकास्ट डोमेन डिवाइड करता है, बाकी लोग नहीं करते थे। वह राउटर इज़ इंटेलिजेंट, ये बुद्धिमान क्यों है? क्योंकि सिर्फ एड्रेस नहीं देखता, ये भी चेक करता है कि बेस्ट पाथ कौन सा है, नेटवर्क कंजेशन चेक करता है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स चेक करता है, डेस्टिनेशन का नेटवर्क चेक करता है, सिक्योरिटी रूल्स देखता है। इसी वजह से ये नेटवर्किंग का सबसे इंटेलिजेंट डिवाइस माना जाता है। फ़ायदे क्या हैं? डिफरेंट नेटवर्क्स कनेक्ट करता है, आईपी एड्रेस यूज़ करता है, राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, और तो और बेस्ट पाथ भी चूज़ कर देता है, ब्रॉडकास्ट डोमेन को भी डिवाइड करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिक्योरिटी को इंप्रूव करता है, इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है। ये तो सबसे भी जरूरी चीज़ है, वरना आप लोग गेम कैसे खेलोगे, वीडियो कैसे चलाओगे, इंस्टाग्राम पर रील कैसे देखोगे? डिसएडवांटेजेस, स्विच से एक्सपेंसिव होता है भाई एक्सपेंसिव। उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं तो एक्सपेंसिव तो होगा। क्वालिटी के लिए कुछ कॉस्ट तो बढ़ेगी। कॉन्फ़िगरेशन कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होती है। लेयर 2 डिवाइस से थोड़ा स्लो हो सकता है क्योंकि डिसीजन मेकिंग ज़्यादा होती है। तुमने देखा नहीं कितना कुछ करता है, तो डिसीजन मेकिंग तो ज़्यादा होती ही है। उसके बाद आते हैं हम अपने अगले पार्ट के ऊपर, दैट इज़ गेटवे, मोडेम, फायरवॉल एंड IDS।
अब ये लास्ट डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं, आज हम इतना ही टॉपिक कवर करेंगे, मतलब अभी जो करने वाले हैं, उसके बाद हम आज के लिए टाटा बाय बाय कर देंगे, बाकी हम कल करेंगे आगे की रिवीजन, ठीक है। स्टार्टिंग विद द गेटवे, सबसे पहले एक क्वेश्चन है मेरा तुमसे। तुम कहोगे कि हर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन होता है, पर होता है ताकि स्टोरी बन जाए दिमाग में रिवीजन करते वक्त, मेरे भी और सबके भी जो भी मेरी वीडियो को सुन रहे हैं। हमने पढ़ा था ब्रिज सिमिलर लैन को कनेक्ट करता है, राउटर डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। अब क्वेश्चन ये है कि गेटवे किस लिए आया, गेटवे का क्या काम है। सोचो इंडियन आदमी सिर्फ हिंदी बोलते हैं, एक जैपनीज़ आदमी सिर्फ जैपनीज़ बोलता है, दोनों को बात करनी है। प्रॉब्लम क्या है, लैंग्वेज अलग है। अब एक ट्रांसलेटर आता है, इंडियन हिंदी बोलता है, ट्रांसलेटर उसको जैपनीज़ में कन्वर्ट करता है, और जैपनीज़ आदमी रिप्लाई देता है, ट्रांसलेटर उसको हिंदी में कन्वर्ट करके देता है। ये ट्रांसलेटर ही गेटवे है। इट इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू कम्प्लीटली डिफरेंट नेटवर्क्स और सिस्टम्स हैविंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स एंड परफॉर्म्स द प्रोटोकॉल कन्वर्जन। यहाँ प्रोटोकॉल कन्वर्जन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस चीज़ को याद रखना। ब्रिज में क्या होता था, प्रोटोकॉल कन्वर्ट नहीं करता था, स्विच में भी नहीं करता था, राउटर नॉर्मली नहीं करता, गेटवे क्या करेगा, प्रोटोकॉल को कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल समझो, एक नेटवर्क IPv4 यूज़ करता है, दूसरा IPv6 यूज़ करता है। गेटवे कम्युनिकेशन पॉसिबल बना सकता है इन दोनों के बीच में, या एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसलेट कर सकता है। इसीलिए गेटवे को अक्सर ट्रांसलेटर ऑफ नेटवर्क्स भी कहा जाता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है, कंप्यूटर सोचता है कि ये डेस्टिनेशन मेरे नेटवर्क के अंदर है, अगर हाँ तो स्विच के थ्रू भेज देगा, अगर नहीं है तो पैकेट डिफ़ॉल्ट गेटवे रूटर को भेज देगा। इसीलिए प्रैक्टिकली होम नेटवर्क्स में राउटर ही डिफ़ॉल्ट गेटवे का रोल परफॉर्म कर रहा होता है। फ़ायदा क्या है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट करता है, प्रोटोकॉल कन्वर्जन करता है, डिफरेंट आर्किटेक्चर के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है, पॉसिबल बनाता है। अगला डिवाइस अपना मॉडेम। ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबने मॉडेम का नाम सुना ही होगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म बहुत कम लोग जानते हैं। जानते हो आप लोग? अगर जानते हो तो कमेंट्स में बता देना, क्योंकि मुझे कमेंट्स चाहिए, ये कमेंट ही नहीं करता। मॉडेम क्या होता है, क्या होता है, मॉड्यूलेटर। DEM क्या होता है, डीमॉड्यूलेटर। इसीलिए नाम बना मॉडेम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। कहानी सुनते हैं, उसके बिना तो हमारा पढ़ना अधूरा है। सोचो तुम इंग्लिश में लिखते हो, लेकिन सामने वाले को सिर्फ मोड से कोड समझ आता है, तो कोई ना कोई इंग्लिश का को मोड से कोड में कन्वर्ट करेगा ना, और वापस मोड से कोड को इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा। यही मॉडेम करता है। Modem is a device that converts the digital signals into analog signals and the analog signals back into the digital signals. Digital signals क्या होते हैं, सिर्फ 0 और 1 यानी कि डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, टेलीफोन लाइन्स ना पुराने टाइम में एनालॉग सिग्नल्स कैरी करती थी। अब प्रॉब्लम क्या आई, कंप्यूटर डिजिटल भेज रहा था, टेलीफोन लाइन एनालॉग समझती थी, कम्युनिकेशन कैसे होगी, यही मॉडेम का यूज़ होता था। मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं हम। कंप्यूटर डिजिटल होता है, डिजिटल के बीच में मॉडेम लगा दिया तो वो एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया मॉडेम ने। जो डिजिटल टू एनालॉग होता है ना, और फिर वो टेलीफोन लाइन को गया, उसको कहते हैं मॉड्यूलेशन, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट होना। और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, टेलीफोन लाइन से कंप्यूटर की तरफ जाना, यानी कि एनालॉग से बीच में मॉडेम लगा हुआ है, फिर डिजिटल में कन्वर्ट होता है, दैट इज़ डीमॉड्यूलेशन। अगले टॉपिक पे आते हैं हम, फायरवॉल कह रही हूँ, फेयरवेल ही बोल देती सॉरी, फायरवॉल। अब मान लो कि तुम्हारी कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, हैकर बार बार अटैक कर रहे हैं, ऐसा क्या ज़रूरी है भाई। अब क्या करोगे, एक सिक्योरिटी गार्ड रखोगे नेटवर्किंग में, इसी सिक्योरिटी गार्ड को बोलते हैं फायरवॉल। सोचो एक कंपनी के मेन गेट है, हर एम्प्लॉय अंदर नहीं जा सकता, सिक्योरिटी गार्ड चेक करता है, ID कार्ड परमिशन है, अलाउड है, तभी एंट्री होगी, वरना वापस जाओ। नेटवर्क में भी फायरवॉल एग्जैक्टली यही करता है। इट इज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट मॉनिटर्स, फिल्टर्स एंड कंट्रोल्स द इनकमिंग एंड द आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स। इनकमिंग ट्रैफिक यानी कि इंटरनेट से जो कंपनी में आ रहा है, फायरवॉल चेक करेगा, अलाउड है तो अंदर आओ, वरना रिजेक्ट कर दो। आउटगोइंग ट्रैफिक यानी कि जो कंपनी से इंटरनेट पे जा रहा है, फायरवॉल आउटगोइंग ट्रैफिक भी चेक करता है। मान लो कंपनी ने बोला एम्प्लॉयज़ गेमिंग वेबसाइट ओपन नहीं करेंगे, तो फायरवॉल उस ट्रैफिक को ब्लॉक कर देगा, खोल नहीं देगा कंपनी वालों को, सिंपल, एक्सेस ही नहीं करने देगा गेमिंग वेबसाइट को वहाँ से। पैकेट फिल्टरिंग क्या होती है, फायरवॉल पैकेट्स को इंस्पेक्ट करता है, ये देख सकता है कि सोर्स IP क्या है, डेस्टिनेशन IP क्या है, पोर्ट नंबर क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, सिक्योरिटी रूल्स क्या है, फिर डिसीजन लेता है अलाउ करना है, ब्लॉक करना है, दैट इज़ पैकेट फिल्टरिंग। टाइप्स होते हैं इसके, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, नेटवर्क के एज पर लगाते हैं, पूरे ऑफिस को प्रोटेक्ट करता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है, सिर्फ उस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। एडवांटेज, अनऑथराइज एक्सेस से रोकता है, मालवेयर अटैक्स रिड्यूस करता है, नेटवर्क को सिक्योर बनाता है, ट्रैफिक कंट्रोल करता है। कमियां भी हैं भाई, बिना कमियों के तो कोई है ही नहीं।
फायरवॉल सिर्फ रूल्स के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है, क्या रूल्स हैं उसके हिसाब से मैं काम करूँगा। अगर कोई अटैक अलाउड ट्रैफिक के अंदर हाइड हो तो एडवांस इंस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। व्हाट आई मीन बाय दिस इज़ कि जिसको नहीं आना था वो भी अंदर आ गया है, फिर एडवांस इंस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए IDS और IPS जैसे सॉल्यूशंस भी यूज़ किए जाते हैं। अब इनको देख लेते हैं ये क्या होते हैं IDS और IPS ऑफिसर तो नहीं है कहीं ये, नहीं। तो अब देखते हैं IDS क्या होता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। अब फायरवॉल और IDS में डिफरेंस समझते हैं। सोचो कंपनी में 2 लोग हैं, एक होता है सिक्योरिटी गार्ड, एक होता है CCTV ऑपरेटर। सिक्योरिटी गार्ड तो चेक करके अंदर भेज रहा है जो कि फायरवॉल है। CCTV ऑपरेटर यानी कि वो बंदा जो CCTV को लगातार देखे जा रहा है बैठ के, क्या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, क्या कोई अनयूजुअल बिहेवियर है, अगर कुछ गलत दिखे तो वो अलार्म बजा देता है। और इसी अलार्म को कह देते हैं IDS। अलार्म को नहीं, इस आदमी को कह देते हैं IDS, जो कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर कर रहा है और फिर बता देता है जब दिक्कत आती है। तो बेसिकली इट इज़ अ सिक्योरिटी सिस्टम दैट कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर्स द नेटवर्क और सिस्टम एक्टिविटीज़ एंड डिटेक्ट सस्पिशियस और मालिशियस बिहेवियर एंड जनरेट्स द अलर्ट। तो CCTV ऑपरेटर से याद कर लेना IDS होता है। क्या काम हुआ इसका, डिटेक्ट करना और अटैक को आइडेंटिफाई करता है और अलर्ट जनरेट करता है, उसको सोल्व नहीं करता है। ठीक है, नेटवर्क में कॉन्टीन्यूसली पैकेट मॉनिटर कर रहा है, फिर कंपेयर करता है नॉर्मल ट्रैफिक और सस्पिशियस ट्रैफिक, नॉन अटैक पैटर्न्स। अगर यूजुअल एक्टिविटी मिलती है अलर्ट, अनयूजुअल एक्टिविटी मिलती है तो अलर्ट। ओके, सिग्नेचर बेस्ड IDS होता है एक। नॉन अटैक सिग्नेचर से कंपेयर करे जाते हैं, नॉन अटैक्स डिटेक्ट करने में फास्ट होता है इससे। एनोमली बेस्ड IDS होता है, नॉर्मल बिहेवियर सीखता है, अगर अनयूजुअल एक्टिविटी दिखे तो अलर्ट जनरेट करता है, अननोन एक्टिविटी अटैक्स को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा आपको, तो अच्छे से बताती हूँ। एनोमली बेस्ड IDS क्या होता है कि मतलब ये एक आदत बना लेता है अपनी, जैसे वो टेबल्स मैनेज करते थे, ये ऐसे ही नॉर्मल बिहेवियर को डेली देखता है, फिर वो सीख गया है। ठीक है, सीख गया है तो उसके बाद वो देखेगा कि अरे आज तो अनयूजुअल एक्टिविटी दिख रही है कुछ, फिर वो अलर्ट जनरेट कर देगा। अननोन अटैक्स डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। फायरवॉल में और IDS में फ़र्क क्या है, ट्रैफिक को अलाउ या ब्लॉक करता था फायरवॉल, ट्रैफिक को मॉनिटर करता है ये। फायरवॉल अटैक रोकने की कोशिश करता था, ये सिर्फ डिटेक्ट करता है। फायरवॉल रूल्स के बेसिस पर काम करता था, ये सिर्फ एनालिसिस और मॉनिटरिंग करता है। वो गेट कीपर की तरह था, ये CCTV प्लस अलार्म सिस्टम की तरह है। तो हमने क्या क्या डिवाइसेस देख लिए, केबल देखा, लेयर 1 में था। रिपीटर देखा, जो कि केबल क्या था, डेटा ट्रांसमिशन करता था। रिपीटर देखा, वो भी लेयर 1 में था, सिग्नल रीजनरेट करता था। हब क्या था, ब्रॉडकास्ट टू ऑल पोर्ट्स करता, तो वो भी रीजनरेट ही था, लेयर 1 में था। ब्रिज था लेयर 2 में, जो फिल्टरिंग एंड फॉरवर्डिंग यूजिंग मैक। स्विच आया लेयर 2 में, इंटेलिजेंट मैक बेस्ड फॉरवर्डिंग करता था। राउटर आया लेयर 3 में, कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क यूजिंग IP। फिर आया गेटवे, हायर लेयर वेरीज करती रहती हैं, प्रोटोकॉल कन्वर्जन करता है। मोडेम आया, फिजिकल लेयर होता है, ये डिजिटल से एनालॉग, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन। फायरवॉल सिक्योरिटी डिवाइस है, फिल्टर्स एंड कंट्रोल्स ट्रैफिक। IDS क्या है, ये भी सिक्योरिटी सिस्टम है, डिटेक्ट करता है और जनरेट करता है अलर्ट को। तो हमारा आज का टॉपिक हो गया है भाई साहब कंप्लीट। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में पक्का बता देना कि आपको रिवीजन में मज़ा आता है या नहीं। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।